आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट पर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 234 नंबर दैट सेज द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम फैसिलिटी डिपेंड्स अपॉन। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कंप्यूटर साक्षरता पर, लिटरेसी साक्षरता पर, कंप्यूटर पर, स्टूडेंट्स एज पर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य जानकारी अर्थात कंप्यूटर उपयोग करने का मूलभूत ज्ञान ही कंप्यूटर का लिटरेसी कहलाता है। एक स्मार्ट क्लास के लिए ये कौशल जरूरी है। इस क्लास में इसके माध्यम से बड़े ही आसान ढंग से छात्रों को समझाया जा सकता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकेंड दैट से इज रीजनिंग। असर्शन कहता है कि कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ नॉलेज इन अ क्लासरूम, यानी कक्षा में जो संप्रेषण है वो साख क्षमता ज्ञान की शक्ति से जुड़ा होता है। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी परमिट चॉइसेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एज ए रिक्वायर इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प को देता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिकथन यानी कक्षा में संप्रेषण जो है, कक्षा में संप्रेषण साख क्षमता ज्ञान की शक्ति से जुड़ा होता है, सत्य है तथा दिया गया कारण संप्रेषण सक्षमता कक्षा के संदर्भ में अपेक्षित संप्रेषण करने के विकल्प को भी प्रदान करता है। कक्षागत भाषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में लगाना। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्लासरूम स्पीच इज इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन यानी प्रस्तावना, वर्णन, पुनर्निवेशन, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण और उपसंहार। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए जो कक्षागत भाषण के तत्वों का सही अनुक्रम है वो प्रस्तावना, फिर वर्णन, उपसंहार, पुनर्निवेशन, स्पष्टीकरण, ये इसका क्रम है। द डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। कक्षा में जो संचार के आयाम हैं वो लेवल ऑफ ऑब्सक्योरिटी दुर्बोधता का स्तर, लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन का स्तर, लेवल ऑफ इंस्ट्रूशन अंतर्वेशन का स्तर, इंस्टेंसली सा अभिप्रायता या नॉर्मेटिव जजमेंट। तो कक्षा में जो संचार के आयाम है उनमें से यदि देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो संप्रेषण के आयाम संप्रेषण की विषय वस्तु और उद्देश्य से निर्धारित होते हैं। इसमें अवलोकन का स्तर, साभिप्रायता, मानकीय निर्णय, ये सभी आते हैं। Given below are two statements. First says that teachers should strive to avoid discussing complex issues. शिक्षकों के जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास होना चाहिए। Second, classroom communication should facilitate a movement from exploring simple issues to complex issues. कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। तो दोनों में से हमें सही कथन के बारे में देखना है। तो अभिकथन जो है वो गलत है, क्योंकि शिक्षकों को जटिल विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए और छात्रों के संबंधित संदेह को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षक सरल मुद्दे से जटिल मुद्दे को परिभाषित करके मुद्दे की व्याख्या कर सकता है, क्योंकि छात्रों के लिए अपनाना आसान होगा। इन ए क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट व्हेन इनोवेबल मीनिंगफुल मैसेज इमिनेट फ्रॉम ए फिनिट नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्नल इट इज कॉल्ड। एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कॉग्निशन संज्ञान, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सूचना प्रक्रियाकरण, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता और सिमेंटिज्म अर्थविज्ञानवाद। तो यहाँ देखिए एक कक्षा के संदर्भ में जो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संकेत प्रकट होते हैं उसे उत्पादकता कहते हैं। कक्षागत शिक्षण में उत्पादकता अधिकतम और गुणवत्तापूर्ण अधिगम से जुड़ा होता है तथा छात्रों और शिक्षकों के मध्य का संप्रेषण कक्षागत उत्पादकता से शुरू से ही प्रभावी होता है। In constructive context of effective listening behavior, classroom communication is characterized। प्रभावी श्रवण व्यवहार कक्षागत संवाद के रचनात्मक संदर्भ किनके द्वारा विशेषीकृत किए गए हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन ग्राउंड सामान्य आधार की पहचान, फाइंडिंग आउट द एरियाज ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट परस्पर समझौते के क्षेत्र की खोज, सीइंग द रियल इशूज वास्तविक समस्या को देखना, या परमिटिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पृथक अर्थ निर्णय की अनुमति देना, या वैरिड प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कॉमन सामान्य संदेश के विधि परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ देखिए जो प्रभावी श्रवण व्यवहार है उसका अर्थ किसी की बातों को सुनते हुए उन बातों में नहीं संदेशों को समझना है। प्रभावी श्रवण व्यवहार कक्षागत संवाद के रचनात्मक संदर्भ निम्न द्वारा स्पेसिफाइड है: सामान्य आधार की पहचान, परस्पर समझौते के क्षेत्र की खोज और वास्तविक समस्या को देखना। Given below are two statements. First says that differences in orientation, habit and interest will affect the classroom communication process. अभिविन्यास, आदतें और रुचि में अंतर कक्षागत संवाद प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। दूसरा है कि एज डिफरेंसेस डोंट मैटर
व्हेन वी कंसीडर सिमेंटिक नॉइज। जब हम आर्थी रॉ की बात करते हैं तो आयु का अंतर निरर्थक होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कक्षा में विभिन्न संस्कृति, आयु तथा क्षेत्रों से जुड़े लोग होते हैं, जिनके कारण उनमें अभिविन्यास, आदतें और रुचियों में अंतर व्याप्त होता है, जो कक्षागत संवाद प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आयु की तुलना हम अनुभव से कर सकते हैं। जितना अनुभव उतना बातों को समझने में आसानी होती है। अतः जब हम आर्थी रॉ की बातें करते हैं तो आयु का अंतर सार्थक होता है। द सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू रिसेप्शन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की श्रृंखला क्या है? एटीट्यूड्स यानी अभिवृत्तियाँ, एंजाइटीज चिंताएं, एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं, नीड्स आवश्यकताएं। तो यहाँ पे देखिए जो कक्षागत संवाद है, कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की सही श्रृंखला है आवश्यकताएं, चिंताएं, अपेक्षाएं, अभिवृत्तियां। इन ए क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस बैक इनटू मैसेज इज नोन एज। कक्षा में जो भाषिक यानी वर्बल संकेत तथा अभाषिक संकेतों का संदेश में रूपांतरण क्या कहलाता है? फीडबैक। इनकोडिंग यानी संकेतन, डिकोडिंग भी संकेतन या रिवर्स कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए प्रतिपुष्टि समानता जो है, समानता फीडबैक से तात्पर्य सिस्टम के आउटपुट के बारे में दी जाने वाली प्रतिक्रिया से होता है। कक्षागत संप्रेषण में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि अधिगमकर्ता के सीखने के संदर्भ में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। विपरीत संप्रेषण प्रक्रिया के पैरामीटर सूची में प्रक्रिया तर्कों से बचने का एक साधन है। संकेतन क्या कहलाता है? संचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब स्रोत या प्रेषक शब्दों, प्रतीकों, चित्रों और इसी तरह के संदेशों का चयन किसी प्रेषक द्वारा किया जाता है जिसे रिसीवर द्वारा प्राप्त या ग्रहण किया जाता है। विसंकेतन क्या होता है? संकेतन से प्राप्त संदेश की अर्थपूर्ण व्याख्या करना विसंकेतन कहलाता है। कक्षा में भाषिक संकेत तथा अशाब्दिक संकेतों का विसंकेतन संदेश में रूपांतरण होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है कि भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संवाद का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, अगर कक्षा का दृश्यबंध अन्योन्य सांस्कृतिक हो तो भाषा पर प्रवीणता अतिदेय हो जाती है। इनमें से हमें देखना है कि अभिकथन क्या कह रहा है। तो भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संवाद का महत्वपूर्ण भाग है। सत्य है लेकिन तर्क गलत है, क्योंकि अन्योन्य सांस्कृतिक उपागम छात्रों को सांस्कृतिक सीमाओं को समझने में सहायता करती है। Given below are two statements. First says that the positive feedback from the teacher is necessary to motivate student। यानी जो पॉजिटिव फीडबैक होता है टीचर को, तो ये कह रहा है कि द पॉजिटिव फीडबैक यानी शिक्षकों से सकारात्मक जो फीडबैक मिलता है वो विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है। तो ये कभी भी आपने देखा होगा कि जब आपके टीचर जो है आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं कुछ और भी अच्छा करने के लिए। कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म टू स्टूडेंट टू द बेस्ट मेथड टू मेक देम रियलाइज पॉजिटिव आउटकम इन दियर परसुएट ऑफ नॉलेज। विद्यार्थियों की लगातार आलोचना उनके ज्ञान की इच्छा में सकारात्मक परिणाम को महसूस करने की सर्वोत्तम विधि होती है। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे जो फीडबैक है ना, प्रतिपुष्टि छात्र और शिक्षक के लिए एक बूस्टर का काम करता है। फीडबैक छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक से सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूरी है। छात्रों की निरंतर आलोचना उनके ज्ञान की खोज में सकारात्मक परिणामों का एहसास कराने के लिए सबसे खराब तरीका है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड दूसरा जो है रीजन में आएगा। पहला कह रहा है कि कक्षा में होने वाले संप्रेषण की दो बुनियादी विशेषताएं हैं, कक्षा में दिए जाने वाले अनुदेश व कक्षा प्रबंधन। दूसरा, शिक्षकों का कक्षा संप्रेषण मनोरंजन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। तो दोनों में से कौन सा सही है हमें ये ध्यान रखना है। देखिए अभिकथन क्या है कि कक्षा में होने वाले संप्रेषण की दो बुनियादी विशेषताएं हैं, कक्षा में दिए जाने वाले अनुदेश तथा कक्षा प्रबंधन। इस संदर्भ में देखें तो शिक्षकों का कक्षा संप्रेषण मनोरंजन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, पहला क्या कह रहा है? द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। द क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है इज ए ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। दूसरा कह रहा है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। तो पहला इसने क्या कहा कि जो पहला कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण एक समव्यवहारगत प्रक्रिया है। दूसरा, पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए जो अभिकथन है कि कक्षा संप्रेषण एक समव्यवहारगत प्रक्रिया है, सत्य है, तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, भी सही है। विचारों की गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग क्या कहलाता है? ये मस्तिष्क चित्रण कहलाता है।
विचारों की गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कच्चा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग मस्तिष्क चित्रण कहलाता है। माइंड मैपिंग, मस्तिष्क में जो छाप या चित्रण किसी के प्रति होता है उसी के इर्द गिर्द संप्रेषण विचारों की उत्पत्ति होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। दूसरा, सकारात्मक शैक्षिक क्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे समझना है कि दिए गए अभिकथन में कि कक्षागत जो संप्रेषण है वो सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक और संस्थागत मांगों के आधार पर ही कक्षागत संप्रेषण का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक शैक्षिक प्रक्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होनी चाहिए। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर डिपेंड करता है? इन्फोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एजुटेनमेंट, पावर इक्वेशन। तो ये है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट जो है शैक्षिक मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले दृष्टांतों और दंतकथाओं के रूप में था, अब आधुनिक रूपों में टीवी, संग्रहालय, इंटरनेट आदि रूपों में है। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल है जिसमें क्या चीज़ है? स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीबीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। तो स्मार्ट कक्षा क्या है? ब्लैक बोर्ड जीते ज़माने की बात हो गई है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना। अब तो ट्रेंड चल रहा है कि स्मार्ट क्लासेज हो। एक ऐसा क्लास जिसमें ना तो ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत हो ना ही चौक की, प्रोजेक्टर ऑन होते ही शुरू हो जाता है, और स्मार्ट क्लासरूम। इस क्लास की सबसे खास बात ये होती है कि इनके ज़रिए हर एक विषय को आप आसानी से समझा सकते हैं, यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, वो भी किफ़ायती। यही वजह है कि आज लगभग सभी निजी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज चलाई जा रही है। शहर का स्कॉलर रोजरी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर क्लास में स्मार्ट क्लास है। सिस्टम ऑन होते ही सभी क्लासों में प्रोजेक्टर चलने लगते हैं। मॉडल स्कूल, जॉन वेस्ले स्कूल, एमडीएन स्कूल, पटनिया, डीपीएम, सेंट पॉल, ये सभी मतलब स्मार्ट क्लासेज यहाँ सब चलते हैं। इसका देखिए प्रॉफिट क्या होता है स्मार्ट क्लास का। एक तो विद्यार्थी रुचि के साथ पढ़ाई करता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ जाती है, लर्निंग सेंस भी डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है और 70% सिलेबस कम समय में ही पूरा भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संप्रेषण केंद्रीय है। विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को रेगुलेट करने में शिक्षक संप्रेषण व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो कक्षा प्रबंधन है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक संप्रेषण केंद्रीय तत्व है। अभिकथन ये सही है क्योंकि कक्षा का संपूर्ण नियंत्रण जो होता है वो शिक्षक के प्रभावशाली संप्रेषण और व्यक्तित्व पर ही डिपेंड करता है, जबकि विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार को रेगुलेट करने में शिक्षक संप्रेषण व्यवहार का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि बिना संप्रेषण के यानी बातचीत के कक्षा का संचालन सही ढंग से हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ऑफ लर्नर फॉल इनटू डोमेन्स कंसिस्टेंटिंग ऑफ। अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप किस अनुक्षेत्र में आते हैं? परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, ग्रुपिज्म, समूहवाद, इंटरपर्सनल स्किल, रिग्रेसिव बिहेवियर या इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो यहाँ पे देखिए जो लर्नर्स हैं उनके संप्रेषण क्रियाकलाप प्रत्यक्षीकरण, अंतर्व्यक्ति कौशल, अंतर्व्यक्ति संबंध अनुक्षेत्र में आते हैं। किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता कौन सी है? अनमनस्क का ग्राहक, आरामदायक परिवेश, विषय वस्तु का बहिर्वेशन, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। तो ये है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप में उपयोग करना किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी की निहित मान्यता होती है, और कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने से जो लर्नर है उनकी अभिव्यक्तियों का भी विकास होता है और उनके अनुप्रयोगों को भी अवसर मिलता है। वह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान किसी विधेय की विशेषता द्वारा नहीं होता बल्कि कतिपय असंबंधित अवयवों के बोध से होता है, वो क्या कहलाता है? तो ये अनियत प्रत्यक्ष कहलाता है। वह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु का ज्ञान किसी विधेय की विशेषता द्वारा नहीं होता बल्कि कतिपय असंबंधित अवयवों के बोध से होता है, उसको अनियत प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण में शिक्षकों को विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा में दृष्टिकोण को स्थापित कर संदेश ग्रहण की संभाव्यता को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोनों ही सही है और हर एक की सही व्याख्या भी करा, क्योंकि कक्षा में दृष्टिकोण को स्थापित कर संदेश ग्रहण करने की संभावना को बढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतिविधि को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जाता है? तो ये है इंटरप्रेटिंग
परसिव्ड मीनिंग समझे गए अर्थ की व्याख्या करके। कक्षा में पारस्परिक क्रिया की गतियों को समझे गए अर्थों की व्याख्या करके प्रबंधित किया जाता है। इससे बच्चों की चिंतन शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता में भी क्या होता है, विकास होता है। When in a classroom communication, a teacher show ability of creative correlation and analysis, it belong to which category of skill? कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? तो ये है थिंकिंग स्किल, यानी चिंतन कौशल को शो करता है। कक्षा संचार में शिक्षक द्वारा सृजनात्मक, सहसंबद्धता और विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन चिंतन श्रेणी का कौशल कहलाता है। ज्ञातव्य की चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में क्लासीफाई करेंगे? छात्रों में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई विशेषता के स्तर को अध्यापक भी निर्दिष्ट करेगा। अध्यापक कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर छात्रों को देकर प्रश्न पूछेगा। या प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। तो हमें यहाँ देखना है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन के तहत क्या आता है? छात्रों में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा प्रश्न किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है। अध्यापक कुछ क्षण के लिए रुकता है और फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनाना है। दूसरा है कि यदि एक संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन होता है। तो दोनों में से देखें तो अरस्तू के संप्रेषण मॉडल के अनुसार संप्रेषण में सुझाव मन और मस्तिष्क के प्रभाव का परिणाम और यह उद्देश्य के पीछे के चित्रों को अंकित करता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। 261 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।